हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता, इंडिया नंबर 1 एजुकेटर फॉर लॉ। ऑल इंडिया रैंक 42 इन सीए, इंटरमीडिएट 43 इन सीएस। रैंकर साथ पढ़ोगे तभी रैंकर तक बनोगे। आ गया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेके। आई होप 1 और 2 आपने सबने देख लिया होगा। सब लोग मेरे को दिख रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी जल्दी। सब लोग आ रहे हैं। महक आ गई है, नवीन आ गया है, निखिल आ गया है, कुमार आ गया है। ओके, सब लोग जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगा दो फटाफट तीसरे लेक्चर के लिए। ऑल पंप्ड अप, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे भैया, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं। चलते हैं सर लेक्चर नंबर 3 की तरफ। अब लेक्चर नंबर 3 पर जाने से पहले लेक्चर 1 और 2 में जो चीजें की हैं, स्पेशली जो लेक्चर 2 में की हैं, वो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि मॉर्निंग्स हैं, कॉफी है, रिवीजन तो बनता है। तो आ जाओ सर। तो सबसे पहले कल के लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, उसके 3 पार्ट आते हैं उसमें। एक होता है सर उसका लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के अंदर प्रेसिडेंट साहब आते हैं, लोकसभा आता है, राज्यसभा होता है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? एक्ट को बनाना। ठीक है, दे आर द मेकर्स ऑफ द एक्ट, वो एक्ट को बनाते हैं। अगला पार्ट आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना। इसलिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। यहां पर वेरियस मिनिस्ट्रीज बनती हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो यहां पर ये लोग अपने मिनिस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करते हैं। अब जब दो लोगों के बीच में डिस्कशन होते हैं मुद्दे का, तो ये तो जरूर होता है कि विवाद हो। तो जुडिशरी का काम होता है। जुडिशरी में कौन कौन आते हैं सर? जुडिशरी में आते हैं आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिनका काम होता है मुद्दे को सॉल्व करना। दैट इज, कोई अगर लॉ का उल्लंघन हो रहा है, कोई केस आया है, तो केस को सुनना और जजमेंट पास करना। ऐसा जॉली एलएलबी का भी बोला था ना, दो लोगों के बीच में जब भी विवाद होता है, सबसे पहले वो लोग एक दूसरे को बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। तो भैया कोर्ट तो होना पड़ेगा ना, वरना सी कहां करोगे? ठीक है, तो कोर्ट होना जरूरी है। इसी के साथ साथ देखो सर, जैसे कोर्ट होना जरूरी है और हर एक कोर्ट से नहीं चल रहा है, 3 बनाए हैं। तो क्योंकि सब्जेक्ट भी 4 हैं, तो एक महाबली से कुछ नहीं होगा, 4 महाबली लगेंगे। इसलिए महाबली गुप्ता जी आते हैं सुबह 8:30 बजे। उसके बाद आते हैं हैंडसम हंक आदित्य शर्मा सर 10 बजे। फिर आती हैं क्वांट की क्वीन शिवानी शर्मा मैम 11:30 बजे। और अकाउंटेंसी राकेश कालरा रॉकी भैया हमारे 1 बजे। इन सबके 5-5 लेक्चर आपको इसी अनअकैडमी के चैनल पर मिल रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्यों? क्योंकि आप देख सकें, टीचर के साथ अपना फ्लो बना सके, और जैसे जेंजी बोलते हैं ना, वाइब मैच करनी है, तो वाइब मैच कर सके, जिससे जब आप पेड कोर्स में जाएं 23 अप्रैल से, जो 9 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9,000 का, सिर्फ 9,000 का मिल रहा है। और ऐसे ऐसे बेहतरीन टॉपर मिल रहे हैं, और उसमें भी 9,000 में क्या, अनलिमिटेड व्यूज। तो महाबलीस को आप अगर पहले से जानते होंगे तो एक रेपो अच्छा बनेगा रे। अब रिवीजन में वापस से चलते हैं। अब कल जब हम लोग रिवीजन साइकिल में थे, मैंने आते संग पहले आपसे यह पूछा कि एज अ सीए आपको क्यों लॉ पढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको? अगर आपको लॉ खुद ही नहीं पता होगा तो आप अपने क्लाइंट को कैसे गलत काम करने से रोकोगे? और अगर आप उसको गलत काम करने से नहीं रोकोगे तो वो तो गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत का पहाड़ बनाते चला जाएगा। और फिर जब वो फंसेगा तो आपको बोलेगा कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं। आप बोलोगे अरे मेरे को तो लॉ पता ही नहीं था। वो बोलेगा तो एक काम करिए, आप पहले गुप्ता जी से पढ़ के आइए, ठीक से सीएसजी सर से पढ़ के आइए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग नोट्स में गए थे। हमने आपको बताया था टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा पहला ही लेक्चर था, मतलब पहला ही एक्ट है, ये एक्ट नहीं बोलूंगा, पहला ही चैप्टर है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें रेगुलेटरी का मतलब है लॉ का यूज, फ्रेमवर्क का मतलब है स्ट्रक्चर। जिसमें हम लोग ने सबसे पहले आपको बताया कि वर्ल्ड का सबसे पुराना लॉ कौन सा है, जो 1792 से 1758 बीसी में कोड ऑफ द हम्बुराई बुलाते हैं। इसमें कोड ऑफ हम्बुराई
बीसी का मतलब क्या है? बी, क्योंकि ये हम्बुराई का कोड था, बेबीलोन में था और ये बल्की स्टोन्स पर लिखा था, तो बी फॉर बल्की स्टोन्स, बी फॉर क्या बोलते हैं, बेबीलोन। और सी का मतलब है कोड ऑफ हम्बुराई, ठीक है, जो इसका नाम था और ये स्टोन्स पर लिखा गया था। उसके बाद 450 बीसी में दूसरा लॉ आया। दिस वॉज मोर डिटेल्ड, दिस वॉज द मोस्ट डिटेल्ड लॉ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और ये लिखा गया ब्रॉन्ज की प्लेट पर, तो इसका नाम बन गया 12 ब्रॉन्ज टेबल्स। तो मैंने इसका एक्रोनिम बनाया 450 12 बी आर, 450 बीसी, 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स, बी आर, बी का मतलब ब्रॉन्ज टैबलेट्स, आर का मतलब रोम में, और ये कहां हुआ? रोम में। ऊपर वाला कहां हुआ था? बेबीलोन में। और यहां पे डेट्स उल्टी लिखी जाती हैं। अब आया सर कि लॉ क्या होता है। लॉ में सर ने बताया था O प्लस डी, मतलब ये एक ऑब्लिगेशन है और एक ड्यूटी है जो गवर्नमेंट क्रिएट करता है हमारे ऊपर, क्या सिक्योर करने के लिए? वेलफेयर और साथ ही साथ जस्टिस। सर ने ऐसे बताया था। सर ये कहां लिखा हुआ है? ये देखो बेटा, यहां लिखा है, ठीक है। और इंडिया एक वाइड लीगल फ्रेमवर्क में काम करता है जिसमें एसपीई है, एसपीसीई, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को पूरी तरीके से कवर किया जाता है। कॉफी से हमको मिलती है एनर्जी, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, कॉफी इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आओ, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है सर? 3 लॉ के सोर्सेज हैं, जैसे गुप्ता जी की एनर्जी का सोर्स। एक है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, दूसरा है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उसको यूनियन लॉ बोलते हैं। अब उससे एक मतलब बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, उससे एक बेनिफिट क्या होता है, उससे एक बेनिफिट क्या होता है सर कि इंटायर कंट्री पर वो एप्लीकेबल होता है पार्लियामेंट वाला। लेकिन जो स्टेट असेंबली होती है, स्टेट असेंबली वाली जो लॉज होती हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही काम करती हैं, जैसे लिकर पर एक्साइज वगैरह। और वैट एक पुराने जमाने में था, वो भी स्टेट रिलेटेड था, ठीक है, क्योंकि स्टेट के अंदर सामान बेचने खरीदने पर वैट लगा करता था। लेकिन जीएसटी अब यूनियन रिलेटेड है, पूरे मोदी जी अपने आप से संभालते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने आपको बताया कि सर 1935 में, आप देखो सर, अंग्रेजों के राज में इंडिया था, ठीक है, अंग्रेजों ने इंडिया पे 200 साल राज किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट 190 ईयर्स, क्योंकि ये आए 1747 से थे, लेकिन राज शुरू हुआ था 1757 से, कंप्लीट राज, जब इन्होंने बैटल ऑफ पैलसे में बंगाल के राजा को हरा के उसको जमीन ले ली थी। इकोनॉमिक्स के गुड ओल्ड डेज, ठीक है। तो ये आपको आदि सर पढ़ाएंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स को रिसेंटली सिलेबस में डाल दिया गया। तो फिर आपने क्यों बोला? वो मेरी आदत है ना, दूसरों के कंटेंट में घुस जाता हूं मैं, दूसरों के सब्जेक्ट में सब ज्ञान है, इसीलिए दूसरों में चला जाता हूं थोड़ा सा। तो इसी यूनाइटेड किंगडम ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। जब इन्होंने एक्ट को यूनिटरी से फेडरल सिस्टम में शिफ्ट किया, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट होती थी उससे उठा के उसको फेडरल में शिफ्ट किया, कि अब इन्होंने पावर को सेंटर और स्टेट 2 लेवल पर बांट दिया। तो 35 में 2 ऐड करेंगे 1937 होगा। अब 1937 में इन्होंने फेडरल कोर्ट क्रिएट किए। अब फेडरल कोर्ट 2 चीजों के ऊपर जजमेंट देते, एपेलेट और एडवाइजरी। एपेलेट में आता सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, और एडवाइजरी का काम होता कि गवर्नर जनरल को समझाना कि क्या चीज पब्लिक के हित में है और क्या चीज पब्लिक के अगेंस्ट है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद फेडरल कोर्ट बन गया सुप्रीम कोर्ट, सिविल केसेस हैंडल करने लगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल केसेस हैंडल करने लगे हाई कोर्ट, और गवर्नर जनरल वाला ये जो एडवाइजरी था इसको कर दिया गया डिसकंटिन्यू। तो यहां पर आपका पूरा रिवीजन खत्म हो रहा है। कोई बच्चा अगर आज आया हो, जैसे हर्ष है, बेचारा परेशान हो रहा है नीचे कि मैं तो आज ही से देख रहा हूं, सर ने जल्दी जल्दी बता दिया। हर्ष बेटा, ये सब मैंने लेक्चर 2 में बताया था, आप लेक्चर 2 को देख के फिर लेक्चर 3 देखो। मैं 10 मिनट लिया, हर क्लास में लेता हूं पुराना रिवाइज कराने के लिए, हमेशा पुराना रिवाइज कराने के लिए 10 मिनट लेता हूं। इसीलिए पता है हम लोग अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं, नोट्स तो लिखाते ही हैं बट हम साथ में रखते हैं अनलिमिटेड व्यूज। अब मान लीजिए किसी बच्चे को दूसरे लेक्चर के पहले पुराना लेक्चर वापस से देखना है, तो हमारे में ये सब नौटंकी नहीं है कि 1.5 व्यूज 1.25 व्यूज, आप पीछे जाके वापस से देख सकते हो। अरे तुम्हारे टीचर तुम्हें पसंद है, तुम उनसे प्यार करते हो, हम तुम्हारा क्यों रोके उनको देखना? बार बार देखो,
1000 बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा जाने दो। ओके, तो बार बार देखो, जितने बार हो सके उतने बार देखो, जल्दी जल्दी रिवाइज कराते हैं अपने, ठीक है। तो सर 10 मिनट हो गए लेक्चर में, अपने ने पूरा रिवीजन कर लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सारी बढ़िया चल रही है, और फिर हम लोग वापस से अब आज के टॉपिक में आएंगे। हाँ, बढ़िया से सब चल रही है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है, पता है बच्चों, मैं रो दिया था। 3 घंटे की मैंने रिकॉर्डिंग की, 3 घंटे, भाई सोचो। उसके बाद मैं क्या देखता हूं, ये माइक डिस्कनेक्टेड था, मेरा दिल टूट गया भाई, मेरा दिल रोने लगा, ऐसे करके मैं रोने लगा, पूरा वापस 3 घंटा रिकॉर्ड करना पड़ा, रो दिया मैं। अच्छा, इसमें कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कि आईसीआई की रिक्वायरमेंट क्या है। आई होप इसका ना आप यहां से एक शॉर्ट वीडियो क्लिप काटने का ऑप्शन आता है ना, वो क्लिप काट सकते हैं आप, इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ आईसीआई इन द सब्जेक्ट। आईसीआई को चाहिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आप मारते हो रट्टा। आईसीआई को चाहिए यूज ऑफ लीगल वर्ड, आप लिखते हो सिंपल लैंग्वेज। आईसीआई को चाहिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आप करते हो ऑडिट ऑफ क्वेश्चंस। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को ठीक करना है, ठीक है। अब आते हैं सर आज के टॉपिक में, चलिए 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 चलिए। ओके सर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ? लॉ आखिरकार बनता कैसे है? व्हाट इज द प्रोसेस? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ? लॉ आखिरकार बनता कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस? आते हैं सर प्रोसेस। वैसे अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, बट आज यहां से पढ़ के देखते हैं। When a law is proposed in the parliament, it is called a bill. After discussion and debate, the law is passed in the Lok Sabha. Thereafter, it has to be passed in the Rajya Sabha. Then it has to obtain the signature of the president. Finally, it is notified in the publication which is known as the Official Gazette of India, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको खोल के भी दिखाया। Then it is called the Act of the Parliament. तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, that what is the process of creating a law. तो इसको नोटिंग में लेके चलते हैं। हम लोग हर चीज की नोटिंग करवाते हैं बेटा, प्लस पे भी ऐसे ही करवाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करवा रहे हैं, प्लस पे भी ऐसे ही करवाते हैं। एवरीथिंग पहले पूरा नोट करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे। प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। पता है बेटा, लॉ का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका सिर्फ फाउंडेशन में नहीं है, ये फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल पर है। तो आपका जो टीचर है ना, वो लॉ का इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपका फाउंडेशन में कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग कर दे कि जब आप उससे इंटरमीडिएट में जाके लॉ पढ़ो तो वाव वाला इफेक्ट आए, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ? ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हाँ, कमिटी क्या करती है? बिल ड्राफ्ट करती है। ये जो बिल ये ड्राफ्ट करती है, ये बेसिकली क्या होता है? ये होती है सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। मैंने फर्स्ट डे बताया ना, लॉ क्या है? लॉ है एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो कमिटी पहले क्या करती है? बिल ड्राफ्ट करती है, रिस्पेक्टिव कमिटी। अब इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में। हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, राजाओं की सभा, ठीक है। राज्यसभा राजाओं की सभा, इसीलिए एक चीज नोटिस करना, राज्यसभा का नाम भी अपर हाउस है। राजा लोग प्रजा से ऊपर होते थे ना, तो राज्यसभा का नाम भी इसीलिए अपर हाउस है। तो ये प्रेजेंट किया जाता है दो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, जहां पर इस पर वोटिंग होती है, जहां पर वोटिंग प्रोसेस होता है। वोटिंग प्रोसेस इज कंडक्टेड, जहां पर इस पर वोटिंग प्रोसेस होता है। अब ये जो वोटिंग इस पर हो रही है, ये जो वोटिंग प्रोसेस इस पर हो रहा है, ये वोटिंग
ये वोटिंग एकदम बढ़िया तरीके से यहां पर होती है। अब कोई भी बिल पास होने के लिए अगर नॉर्मल बिल है तो बस मेजॉरिटी वोट्स चाहिए आपको, मेजॉरिटी चाहिए। सर एक बार मेजॉरिटी समझा देंगे? क्यों नहीं बेटा, वापस से समझा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल, ऐसे स्टिकी नोट वगैरह सब मैं बहुत यूज करता हूं। मान लीजिए लोकसभा में उस दिन 50 मेंबर्स आए हैं मीटिंग के लिए और राज्यसभा में भी 50 मेंबर्स आए हैं। जब मैं मेजॉरिटी बोलता हूं इसका मतलब है मोर देन 50% यहां पर भी और मोर देन 50% यहां पर भी, अगर कॉमन बिल है तो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो 2/3 चाहिए होंगे। मोर देन 50 मतलब 26 और 26। जब ये 20-26 दोनों कर देते हैं ये होता है बिल पास्ड। इसको बोलते हैं बिल का पास होना। तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी पाने के बाद हमारा बिल पास हो चुका है। अब हमारा बिल चलता है अपने अगले पड़ाव पर। अब हमारा बिल चलता है अपने अगले पड़ाव पर जहां पर हमारा बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट सर या प्रेसिडेंट मैम के पास। जब वो इसको सिग्नेचर कर देते हैं तब हमारे इस बिल को एक्ट मान लिया जाता है। तब हमारे इस बिल को एक्ट मान लिया जाता है और इसे डाल दिया जाता है इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। कहां पर? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। और इसको ही बोलते हैं एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इज इट क्लियर सर? इज इट डन सर? एब्सोल्युटली। तो ये है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। अब इसको मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया, पेपर में कैसे लिखेंगे सिंपल है, इसी डायग्राम को सोचेंगे। तो अगर पेपर में आया क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ, यही कीवर्ड्स हैं। अ बिल which is containing the solution to the problem is drafted by the committee. The bill is presented in both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, where it is passed by majority. When it receives the signature of the president, it is introduced into the official gazette of India. It becomes the act of the parliament. और जिस दिन ये act of the parliament बन जाता है तो ये होता है to be followed by all citizens of Bharat. To be followed by all citizens of India. सारे इंडियन सिटीजन्स को फिर ये फॉलो करना पड़ता है, सारे के सारे। सबके सबको फॉलो करना पड़ता है। ये क्या यहां तक क्लियर है सर? एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई डाउट नहीं। एकदम मतलब दिमाग में ऐसा चिपक गया है मानो जैसे फेविकॉल का जोड़ है, वो जो 5 रुपए वाला छोटा फेविक्विक नहीं आता है, उंगली पर चिपक जाता है, फिर खींचो तो पता चला उंगली निकल जाए। क्या ये प्रोसेस एब्सोल्युटली क्लियर है ऑफ मेकिंग द लॉ? चलो सर, एकदम आग पढ़ना है बेटा, आग पढ़ना है एकदम। अच्छा, मैंने फर्स्ट डे के ही सब्जेक्ट में बता दिया था टाइप्स ऑफ लॉ। इंडिया में सिर्फ 4 तरीके के लॉ हैं। इंडिया में सिर्फ 4 तरीके के लॉ हैं। एक है क्रिमिनल लॉ, एक है सिविल लॉ, एक है कॉमन लॉ और एक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देख रहे हो भाई, क्रिमिनल की शक्ल देख रहे हो, पूरा ऐसा छटा हुआ बदमाश लग रहा है ना, गॉगल पहना है, गॉगल। हम लोग भी जरा गॉगल पहन के दिखाएं तुमको। देखो भाई, हम लोग गॉगल पहनेंगे, क्रिमिनल नहीं लगेंगे, दिखाते हैं तुमको गॉगल पहन के। हैंडसम लग रहे हैं, हैंड पंप लग रहे हैं कि नहीं गॉगल पहन के? ऐसे ही पढ़ाया जाए क्या गॉगल पहन के? गॉगल पहन के पढ़ाया जाए, चलो ठीक है, गॉगल साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा गॉगल पहन के पढ़ाते हैं तुमको सिर्फ, लेकिन 2 मिनट।
वरना पता चला अन अकेडमी वाला बोलेंगे कि भैया ये टीचर हीरो बन रहा है, इसको भेज दो बॉलीवुड, करण जौहर तो आया ही था इवेंट में, इसको करण जौहर के साथ ही भेज दो। कार्तिक आर्यन से ज्यादा अच्छे तो दिखते ही हैं सर, है ना? बोलो हाँ सब लोग। नवीन बोल रहा है नहीं, अरे नवीन को उठा के बाहर फेंको, बदमाश बच्चा। तो टाइप ऑफ लॉ की जब बात आती है तो 4 तरीके के लॉ होते हैं, ठीक है? सिर्फ क्रिमिनल लॉ पढ़ाएंगे अपने चश्मा पहन के। क्रिमिनल लॉ मतलब वो लॉ होता है जहां पर आपने अगर कोई वायलेशन किया है, अगर आपको कोई वायलेशन आपने किया है तो आपको पनिशमेंट दे दी जाती है। उतार देते हैं दिखाई नहीं दे रहा, आपको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है? यहां पर जेल टाइम इज इन्वॉल्व। इसीलिए देखो ये कैदी कलरफुल कपड़े पहना हुआ है, जेबरा बन के बैठा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पर सर आपको जेल टाइम सर्व करना पड़ता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। अब क्रिमिनल लॉ के अंदर 3 एक्ट आते हैं, ठीक है? एक है आपका इंडियन पेनल कोड, ठीक है? एक है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर्स, और एक और आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है? कोड ऑफ एक है, तो यहां पर देखो आपको इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी मिल गया, बट इन सबका ना अभी नाम चेंज हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गए हैं ये, भारतीय न्याय संहिता। बट आपके आईसीआई के मटेरियल में ये अभी भी इंडियन पेनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर है, तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। कुछ सेक्शंस भी इसके बदल गए। सर क्या हमें इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी पूरा पढ़ना पड़ेगा? कभी नहीं, अनटिल अनलेस आप लॉयर ना बन जाए, ठीक है? अच्छा, तो सर क्रिमिनल लॉ के अंदर 2 चीजें आती हैं, इंडियन पेनल कोड एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर। इंडियन पेनल कोड डिफाइंस द क्राइम, वो क्या करता है? पेनल कोड क्या बताता है? क्राइम बताता है, उसका नेचर बताता है। वो बताया कि किसी का मर्डर करना क्राइम है, मर्डर करना या मर्डर अटेम्प्ट करना वो भी क्राइम है, ठीक है? एंड उसके लिए पनिशमेंट कितनी है। सीआरपीसी बताता है कि उस पनिशमेंट का पूरा प्रोसीडियर क्या होगा। तो सीआरपीसी डिफाइंस द एग्जॉस्टिव प्रोसीडियर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम, ठीक है? कि भैया 14 साल की जेल होगी, उस 14 साल के जेल में 1 दिन को 2 दिन के रेलेवेंट गिना जाता है, तो 1 दिन को 2 दिन के हिसाब से गिना जाएगा। उस जेल टाइम के पीरियड में कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। कभी कभार वो लोग आजीवन कारावास दे देते हैं या बोलते हैं हैंग टिल डेथ। तो उसका पूरा प्रोसीडियर क्या होगा, उसका पूरा प्रोसीडियर क्या होगा, ये सारी डिटेल्स सीआरपीसी में देते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम कंपनीज एक्ट पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं एक होता है एक्ट, एक होता है रूल। एक्ट होता है बताता है क्या करना है, रूल बताता है कैसे करना है। तो वही सेम चीज हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्रिमिनल लॉ में भी, कि क्रिमिनल लॉ में जो आपका ये है कोड ऑफ क्रिमिनल, इंडियन पेनल कोड, ये आपको बताता है कि क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है। मतलब ये बताता है एनपीसी, नेचर, पनिशमेंट, क्राइम। और जो सीआरपीसी है वो बताता है उसको करना कैसे है, मतलब ये पनिशमेंट दी कैसे जाएगी, पूरा उसका प्रोसीडियर बताता है। अब यहां पर कौन कौन से क्राइम इंक्लूड होते हैं? मर्डर, थेफ्ट, रेप, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, वो सब जो क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें जेल टाइम है। हम सिंपल बोलते हैं, अगर आपने कभी सावधान इंडिया देखा होगा तो उसमें अनूप सोनी आता है ना, आते संग अनूप सोनी बोलता है चैन से सोना है तो जाग जाइए, ठीक है? क्रिमिनल आपके पास ही कहीं पर घूम रहा है, चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो क्रिमिनल लॉ बेसिकली आपको यही बताता है। क्रिमिनल लॉ कुछ नहीं है, क्रिमिनल लॉ चैन से सोने पर जगाता है। वो आईपीसी बार बार कोड करते हैं ना अनूप सोनी भैया, सावधान इंडिया दिखाते समय। अब बच्चा बोल रहा है अनूप सोनी भैया है कौन? अरे यार अभी दिखाते हैं तुमको अनूप सोनी भैया कौन है। सेलिब्रिटी है भाई अनूप सोनी भैया। हम तो सोच रहे थे सीए के इवेंट में अनूप सोनी भैया को ही बुलाएं। हम बोले देखिए आपसे रिलेटेड हम इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्या बताएं? अनूप सोनी भैया, अनूप सोनी, देखो अनूप सोनी वाइफ हो गया। ये है भैया अनूप सोनी, द लेजेंडरी अनूप सोनी। चैन से सोना है तो जाग जाइए, ठीक है? लेजेंडरी अनूप भैया। अनूप भैया ये क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के जीते जागते बादशाह हैं, ठीक है? अब आओ इसकी नोटिंग कर लेते हैं।
आ जाओ। तो अब आया, नेक्स्ट पेज में ही करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, या इधर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज। तो टाइप्स ऑफ लॉज में सबसे पहले आपका आया क्रिमिनल लॉ। वाह, क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में कौन कौन से एक्ट्स हैं? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड 1860 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर्स। सीआरपीसी, ये देखो यहां पर लिखा है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर, जो कि कब हुआ था सर? 1973। अच्छा, अब यहां पर ना आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए जो आप मेरे को चैट में नीचे पूछोगे। अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं अगले क्लास में आके खुद बताऊंगा, बट मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेरे से पूछो, और मैं यहां अंडरलाइन भी करके जा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन मेरे से क्या पूछना है, लेकिन चैट में सबको पूछना है। नहीं नहीं नवीन, नवीन नहीं, नहीं नवीन, निखिल यहां नहीं, मलिका नॉट हियर, सचिन आप पूछोगे ये चीज कमेंट में, नीचे कमेंट में पूछोगे आप गौरव, ठीक है, कमेंट में पूछोगे। मोदी जी आप भी नीचे कमेंट में ही पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कौन से ऑफेंसेस को हैंडल करता है? ये कौन से ऑफेंसेस को हैंडल करता है? मर्डर, थेफ्ट, मर्डर, थेफ्ट, ठीक है, असॉल्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब इन सबको हैंडल करता है ये, ठीक है। अब इसमें सर जो इंडियन पेनल कोड है वो क्या करता है? ये करता है एनपीसी, ये नेचर बताता है, ठीक है, क्राइम बताता है। आई होप आप लोग भी मेरे साथ लिख रहे हैं। ये नेचर बताता है, क्राइम बताता है। देखो जो यहां लिखा है वही चीज लिखा रहे हैं, बस एक बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में बता रहे हैं, ठीक है। नेचर बताता है, क्राइम बताता है, और भैया साथ साथ बताता है उसकी पनिशमेंट, ठीक है। और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर है वो आपको बताता है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर है वो आपको बताता है द पूरा का पूरा प्रोसेस। ये आपको बताता है प्रोसीडियर ऑफ पनिशमेंट, ये पनिशमेंट दिया कैसे जाएगा, जेल होगी तो कैसे होगी, उसका पीरियड क्या होगा, वगैरह 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 वगैरह, उसके बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया, ऑफेंस हो गया, मर्डर हो गया, अफेक्ट हो गया, और ये भी बता दिया कि कौन सा कहां पर क्या क्या है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ, तो अब यहां से आगे चलते हैं। ओके, तो भैया ये आपको पहले क्रिमिनल लॉ का पता चल गया, उसने ऑफेंस बता दिया, मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर में लगते हैं। इंडियन पेनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर मेरे अंदर आता है। इंडियन पेनल कोड में मेरे अंदर एमपीसी आता है, नेचर, पनिशमेंट और क्राइम।
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर में प्रोसीडियर ऑफ पनिशमेंट बताता है। और अब हम अपनी देसी भाषा में आपके लिए एक स्टिकर मारेंगे यहां पर और आपको बता देंगे इसको आइडेंटिफाई कब करना है कि क्रिमिनल लॉ है। व्हेन प्रिजन टाइम इज इन्वॉल्व्ड, अगर कहीं पर भैया जेल है तो ही ये आएगा, वरना ये नहीं आएगा। अगर कहीं पर जेल है, जेल में ही ये आएगा, जेल अगर नहीं है तो ये नहीं आएगा। इज इट क्लियर सर? क्लियर है सर? नेक्स्ट अब आते हैं सर दूसरे वाले में। ठीक है, वापस बुक में चलते हैं, बुक से पढ़ेंगे, नोटिंग करेंगे। सर ऐसे ही आप प्लस पे भी कराते हो इतनी एक्सटॉस्टिव नोटिंग? हाँ, ये देखो भैया हमारी ज्ञान की देवी, हमारी कानून की देवी अंधी है। पता है हमारी कानून की देवी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? वो ये दिखाना चाहती है कि कोर्ट में हम लोग कोई इमोशन नहीं लेके आएंगे केस को प्रोसीड करते समय, सब कुछ डिपेंड करता है प्रूफ पर। अगर आप कोई चीज को प्रूव कर सकते हो तो वो सही है, अगर प्रूव नहीं कर सकते तो वो गलत है। तो वो सिर्फ प्रूफ पे चलता है। ठीक है, अच्छा आते हैं सर सिविल लॉ पर। सिविल लॉ होता क्या है सर? सर सिविल लॉ में जेल टाइम इन्वॉल्व नहीं होता। सिविल लॉ में आपके मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट होते हैं जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, मतलब डेली मुद्दे जो एक दूसरे के बीच की प्रॉब्लम है ना, वो सब डील होता है। मैटर्स ऑफ कम्युनल डिस्प्यूट, मैटर्स ऑफ बिजनेस डिस्प्यूट, मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूट, जैसे कि डिवोर्स, फैमिली सेटलमेंट, ठीक है, किसी ने एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, वो सारी चीजें यहां पर आती हैं। किसी ने फ्रॉड कर दिया, फैमिली की प्रॉपर्टी को बेच डाला, ये सब मैटर यहां पर आते हैं, मतलब डिस्प्यूट रिलेटेड। इनमें जनरली, ठीक है, पैसे वैसे देके, पनिशमेंट वनिशमेंट पैसे वैसे देके मैटर को सॉल्व कर दिया जाता है, पेनल्टी वेनल्टी लगा के। इसमें जेल टाइम इन्वॉल्व नहीं होता। सिविल और क्रिमिनल का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सिविल में जेल टाइम नहीं होता, क्रिमिनल में जनरली जेल टाइम होता है। ठीक है, आइए, तो जैसे वहां पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर लगता है, सीआरपीसी, जो बताता है कि कैसे पूरी पनिशमेंट करनी है। यहां पर लगता है सीआरपीसी नहीं, सीसीपीसी, सीसीपी, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर, सीसीपी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर, सीसीपी। यहां पर यह लगता है क्योंकि ये आपको समझाता है कि इस एक्ट के अंदर, इन केसेस के अंदर पनिशमेंट कैसे देनी है। ठीक है, तो सिविल ऑफेंसेस के देखो आपको कुछ कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोई ऑफेंस हुआ जो पढ़ेंगे अपने, फैमिली लॉ तहत मतलब सेटलमेंट, प्रॉपर्टी के तहत, लॉ ऑफ ट्रॉट मतलब फ्रॉड रिलेटेड। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स ऑफ सिविल ऑफेंसेस आर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। फ्लिपकार्ट में 20 दिन में सामान ऑर्डर किया, आज 2 महीना होने को आ गया, सामान भेज ही नहीं रहे, पैसा भी वापस नहीं कर रहे। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर, भैया हमने क्या किया, लोन ले लिया, लोन का पैसा नहीं चुका रहे। ठीक है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, या डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, पिछले 20 साल से हम रेंट दे रहे हैं, अचानक से एक दिन लैंडलॉर्ड खड़ा होकर बोलता है ये तो रेंट ही नहीं देता, तो इतने दिन से मैं क्या कर रहा था, डांस। आइए सिविल लॉ में आते हैं। सिविल लॉ, तो सिविल लॉ क्या डील करता है, इसके अंदर कौन सा एक्ट चल रहा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर्स, कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर। अब इसका नेचर क्या है, या ऑफेंसेस रिलेटेड टू settlement of dispute like divorce, family settlement, divorce, family settlement,
फैमिली लॉ, ठीक है, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब यहां पर जनरली फोकस पॉइंट क्या होता है, सेटलमेंट होता है। यहां पर जो कोर्ट्स प्रिसाइड कर रहे होते हैं उनका एम होता है, मेन एम ऑफ द कोर्ट, एम ऑफ द लॉ इज टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। और इसमें देयर इज नो जेल, यहां पर जेल में नहीं डालते, यहां पर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिविल लॉ। सबसे पहले आया क्रिमिनल लॉ, फिर आया सिविल लॉ, अब आया तीसरा, क्रिमिनल हुआ, सिविल हुआ, फिर आया कॉमन लॉ। सर कॉमन लॉ मतलब कौन सा लॉ होता है? कॉमन लॉ मतलब देखो सर, अगर कोई ऐसा केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ठीक है, और आज वो जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट बन गया। लैंडमार्क क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की वजह से लॉ चेंज हो गया। जैसे निर्भया केस, आपको पता है निर्भया केस जो दिल्ली रेप केस हुआ था, उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए लॉ में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब अगर कोई लड़की पहले आके एफआईआर लिखाती है तो पहले ऐसा प्रोविजन था कि उसका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद एफआईआर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिमूव कर दिया कि अब अगर कोई लड़की आके रिपोर्ट करती है कि उसके अगेंस्ट कोई गलत काम हुआ है तो पुलिस वाले को तुरंत रिपोर्ट लिखनी है विदाउट एनी टेस्टिंग। तो अब वो एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया थोड़े दिन पहले रोटी और पराठा के केस में, जीएसटी के, उन्होंने बताया रोटी क्या होती है, पराठा क्या होता है। अब से रोटी का मतलब वही होगा। ठीक है, तो जितने भी ऐसे जजमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत सारे अपने सिलेबस में भी पढ़ेंगे। जैसे कंपनी लॉ में एक आता है नरेंद्र कुमार वर्सेस सरजो मालो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि एक कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल आर्टिकल्स में परमिशन ना दी हो। तो ये होती है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ बेसिकली क्या है, क्या बोलता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब जज की प्रोसीडिंग्स में जजमेंट इज नोन एज अ कॉमन लॉ। बोलता क्या है, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है will be binding upon all courts within the territory of India। ये बात लिखी है आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 141 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इंडियन संविधान का है, वो ये बोलता है कि अगर किसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी तो अब इंडिया के अंदर अगर उसी तरीके का निर्भया केस, भगवान न करे कभी हो, वापस होता है तो हाई कोर्ट्स या जो लोअर कोर्ट्स हैं उस पर वही सेम जजमेंट दी जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। दैट इज द आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसके ऊपर एक डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जिसका नाम है स्टेयर डेसिस, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ। ये भी यही बोलता है कि अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है तो बाकी जितने भी कोर्ट, अब बाकी जितने भी कोर्ट कौन से हमने अभी दिखाया था, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी होते हैं, उन सबको सेम ही जजमेंट फॉलो करनी है। दे हैव टू स्टैंड बाय विच इज डिसाइडेड, टू स्टैंड बाय विच इज डिसाइडेड, ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये वो तभी देंगे अगर जो उनका केस है, जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, उन दोनों केसेस के सारे फैक्ट्स, सारे सर्कमस्टेंसेस सब सेम है। और इसके लिए हम लोग एक प्रोवर्ब यूज करते हैं या एक फ्रेज यूज करते हैं, ऑन ऑल फोर लेग्स। जैसे गधे के 4 पैर होते हैं, घोड़े के 4 पैर होते हैं, गैया के 4 पैर होते हैं, तो अगर केस के भी 4 पैर है, अगर केस के चारों फैक्ट्स मतलब सारे फैक्ट्स दोनों केसेस में सेम है, ठीक है, और अगर एक जानवर के आप 4 पैर देखो, जनरली चारों पैर की हाइट एक समान होती है, तभी जानवर सीधा खड़ा रहता है। तो अगर चारों केस में जितने फैक्ट्स हैं सब सेम है,
तो चाहे अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक जजमेंट दिया है तो हाई कोर्ट वो जजमेंट को सेम वे में फॉलो करेंगे विदाउट एनी चेंज, इन द सेम मैनर उसको इंप्लीमेंट करेंगे बिना किसी चेंज के। ठीक है, तो सर कॉमन लॉ बेसिकली क्या है, समराइज करते हैं। ये एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है, ठीक है, और अ केस लॉ विच इज अ कॉमन लॉ। और एक ऐसा केस लॉ का एग्जांपल दूं, सॉलमन वर्सेस सॉलमन, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉमन लॉज हैं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इन पर जजमेंट दी है और वो सेम जजमेंट हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी कोर्ट्स को फॉलो करनी है इंडिया में, प्रोवाइडेड द फैक्ट्स ऑफ द केस आर द सेम। कॉमन लॉ हम थोड़े अलग तरीके से लिखाएंगे। कॉमन लॉ लिखा, अब इसके नीचे हम पहले लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो कॉमन लॉ बेसिकली क्या है, मीनिंग इट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ as notified by any court, by any supreme court। अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होगी वो हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल फॉलो if cases ahead of them, if the cases ahead of them contain same facts, तो इसका प्रोवर्ब क्या है, on all four legs। अगर वो, और इसका जो प्रिंसिपल है जो ये बात बोलता है फॉलो करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टेयर डेरिस। ये देखो, जो प्रिंसिपल बोलता है कि ये आपको फॉलो करना चाहिए, उसको बोलते हैं, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं स्टेयर डेसिस। इस प्रिंसिपल को, और यही चीज हमारे आर्टिकल 141 में भी लिखी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी है, आपको सुप्रीम कोर्ट की बात सुननी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज पर जजमेंट दिया है तो बाकी लोग वही फॉलो करेंगे। आर्टिकल 141 फॉलो एससी, फॉलो स्पेशल क्लास नहीं, फॉलो सुप्रीम कोर्ट। एससी का मतलब बच्चा सोचता है भैया गुप्ता जी स्पेशल क्लास में बुला रहे हैं। बोलो सर, अभी कॉमन लॉ वगैरह सारी चीजें क्लियर है। तो कॉमन लॉ बेसिकली क्या है, एक केस लॉ है। कॉमन लॉ क्या है, एक केस लॉ है। एक केस हुआ जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, अगर फ्यूचर में अब किसी हाई कोर्ट के सामने या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने वो केस निकल के आता है तो उनको भी सेम जजमेंट देना पड़ेगा। They also have to give the same judgment if it turns out to be in front of them। हिंदी में सर, उन्हें भी सेम जजमेंट देनी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। That is it। तीनों हो गए, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉमन लॉ। सर लास्ट वाला बहुत गजब आता है, लास्ट वाला आता है, लास्ट वाला आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सर ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है
कि इससे पहले आप किसी आदमी को सजा दो, इससे पहले आप किसी आदमी को सजा दो, उसे कटघरे में खड़ा करो, यू शैल गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपको उसे पहले कुछ कहने का मौका देना चाहिए। अपनी सफाई पे देखो सर, आप मानो ना मानो दैट इज डिफरेंट, ठीक है, दैट इज तो टोटली डिफरेंट। आपको मानना है नहीं मानना है जो वो बोल रहा है, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट आप उसको मौका दो अपनी बात रखने का। दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आओ सर। Natural justice, often known as just natural, deals with certain fundamental principles of justice. कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इनके कुछ लैटिन टर्म्स दिए हुए हैं, क्योंकि लॉ इज फिल्ड विथ लैटिन टर्म्स। नेमो जूडस इन कसुआ, कसहुआ, नेमो जूडस इन कसहुआ, ठीक है, नेमो जूडस इन कासाउआ। अब इतना हेवी टर्म है, इसका मतलब क्या है? नेमो जूडस इन कासाउआ, ठीक है सर, इतना भारी लैटिन वाला शब्द, इसका मतलब क्या है? नेमो जूडस इन कासाउआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, अगर मेरे पर केस हो रहा है तो उस केस में मैं ही जज नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं एक्चुअल में जज हूं, आई एम क्वालिफाइड टू बी अ जज, मैं जज हूं, ठीक है, मतलब मैं नहीं हूं, मतलब मैं बता रहा हूं कि मैं जज बन सकता हूं, मेरे पास क्वालिफिकेशन है। ठीक है बेटा, आप लोगों को एक चीज और चेतावनी देना चाहता हूं कि कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप अनऑथराइज्ड लोगों से ना लें। मतलब आपको देखो बेटा, आप लोग छोटे बच्चे हो और बच्चों के साथ ना बहुत गलत गलत चीज होती है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन सिर्फ अनअकैडमी की वेबसाइट पर ही लीजिए। यहां पर नीचे आपको इस लेक्चर के लिंक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं से लीजिए और कहीं से मत लीजिए, वरना कभी कभार क्या होता है, बच्चे कुछ गलत गलत टेलीग्राम ग्रुप करके 2000 13,000 में देके बच्चों को लुभा लेते हैं। ठीक है, बच्चों को लुभा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनके साथ फ्रॉड होता है। हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा कभी कुछ हो, सो प्लीज बी वेरी अवेयर ऑफ दिस। ऑलवेज बाय फ्रॉम ऑथराइज सोर्सेस, ठीक है, ऑलवेज बाय फ्रॉम ऑथराइज सोर्सेस। नेमो जूडक्स इन कसुआ, इसका मतलब क्या है? नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। किसी आदमी को भी अपने खुद के केस में जज बनने का हक नहीं है। मान लो मैं जज हूं भी, ठीक है, बट मैं अपने खुद के केस को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पे ही केस हो रहा है और मेरे कोई जजमेंट देने बोला तो मैं खुद को सजा थोड़ी ना दूंगा। मैं तो बोलूंगा भैया मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, मैं को सजा मत दो। तो नेमो जूडस इन कसुआ बिल्कुल नहीं करना है। No one should be made a judge in his own cause, कभी भी नहीं, ठीक है। दूसरा लैटिन टर्म है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऐसा नहीं लग रहा हैरी पॉटर की कोई जादुई मैजिक स्पेल है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, कि भैया उधर से वोल्डेमॉर्ट उड़ने लगेगा। इसका मतलब क्या है? एवरीवन हैज द राइट टू अ फेयर हियरिंग, कि हर आदमी को, ठीक है, हर इंसान को यह हक है कि उसके केस को फेयरली कोर्ट में सुना जाए बिना किसी भेदभाव के। पता है, यह भी एक तरह का लॉ है कि अगर कोई लॉयर आपका केस नहीं लड़ना चाहता, ठीक है, तो आप अपने खुद का केस भी लड़ सकते हो। यू कैन इवन डू दैट, ठीक है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वैसा होता है। अब लास्ट वाला आता है रीजन्ड डिसीजन।
रीजनड डिसीजन, ये तीसरा है। और इसका मतलब ये है कि कभी भी आपका केस सेंटीमेंट से डिसाइड नहीं होगा, हमेशा प्रूफ के बेसिस पर डिसाइड होगा, एंड आफ्टर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। देखो सर, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा जजमेंट हो जो किसी दूसरे कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड कर दे, कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है, वहां पर कुछ और दिया गया था, यहां पर कुछ और, ये हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट्स के पास वो पावर है, बट वो नेचुरल जस्टिस को राइट आउट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको नहीं कर सकते। तो क्या देखो ये बात बोलता है, जजमेंट कैन ओवरराइड ऑल्टर अ कॉमन लॉ, मतलब केस जजमेंट को ओवरराइड कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट, वो लॉ को नहीं चेंज कर सकते। आप किसी की अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को रोक नहीं सकते, जस्ट बिकॉज आपको दिख रहा है कि वो क्रिमिनल है, आपने उसको दिया नहीं। अरे सबको दिख रहा था, कसाब ने, जो टेररिस्ट कसाब है, ठीक है, जो टेररिस्ट कसाब है, उसने सबके सामने, जो टेररिस्ट कसाब है उसने सबके सामने दिन दहाड़े लोगों को वो रेलवे स्टेशन पे मारा था। इट वॉज ऑन कैमरा कि भैया धर 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 गोली करके मारा था, फिर भी उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिली थी। आपने देखा था, कोर्ट ने उसको हक दिया था कि तुम अपने बारे में बोलो, तुम अपना पक्ष रखो। जरूरत थी नहीं, बट क्योंकि लॉ हर आदमी को सेम निगाह से देखता है, और देखो ये ज्ञान मतलब कानून की देवी आंख बंद करके बैठी है, मतलब ये लोगों को लोगों से मतलब भेदभाव नहीं करती, सिर्फ सबूत के बेसिस पर जज करती है। इसीलिए कानून की देवी अंधी है, वो सिर्फ सबूत देखती है, ठीक है। और इसीलिए सनी देओल वहां पर चढ़ के बोला था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं आप, हमें तारीख नहीं चाहिए, डिसीजन चाहिए। और डिसीजन में टाइम क्यों लगता है? क्योंकि ज्ञान की देवी सेंटीमेंट से काम नहीं करती है, ठीक है, वो रीजन से काम करती है। तो मेरे को ना एक बार एक लॉयर साहब से मैं मिला, ठीक है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि सही क्या है गलत क्या है, कि क्रिमिनल कौन है और इनोसेंट कौन है, फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि मैं क्या प्रूव कर सकता हूं कोर्ट में, बस सीधी सी बात है, ठीक है। बड़ा सुंदर लगा मेरे को वो लाइन, कि फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि कौन सी चीज प्रूव की जा सकती है कोर्ट में, एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो आओ सर लिख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारी सुंदर सी हैंडराइटिंग में, सुंदर सी हैंडराइटिंग में आ जाइए। आई होप आपको हमारी राइटिंग पसंद आ रही हो, प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपको हमारी राइटिंग पसंद आती है। तो नहीं भी पसंद आती है तो पसंद करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बेसिकली 3 है, ठीक है, जो हर कोर्ट में एक्सरसाइज होते हैं, और ये तीनों को मैं यहां पर लिख दूंगा। दीज आर दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जैसे आपका फंडामेंटल राइट है ना, तो ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हर केस में इनको मानना ही पड़ेगा, केस कैसा भी हो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, अपने ही क्रिमिनल केस में वो खुद नहीं घुसेगा, और अनबायस्ड नहीं, पूरा फेयर प्रोसीडिंग्स होंगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। सबसे पहले आया नेमो जूडस इन कसुआ, अरे मिट गया, इसका मतलब नो वन कैन बी अ जज in his own केस, कि कोई आदमी अपने खुद के केस में जज तो बन ही नहीं सकता। दूसरा वाला ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम स्पार्टन्स असेंबल
एवेंजर्स असेंबल। अभी अच्छा जोर से अच्छा नहीं बोला, एवेंजर्स असेंबल, पता चलता आदि सर उधर से खिड़की उड़की तोड़ के अंदर घुस जाते। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब है ईच पार्टी हैज अ राइट टू हैव अ फेयर हियरिंग, कि हर पार्टी के पास एक फेयर हियरिंग का राइट होना चाहिए। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, और उसके बाद आता है रीजनड डिसीजन। रीजनड डिसीजन, every person shall have the right every person shall have the right to speak, and the decision to be based on एविडेंस। रीजन टू बी बेस्ड ऑन एविडेंस। तो ये तीन को बुलाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेमो जूडस इन कासुआ, ऑडिट ऑल्ट्रम पार्टम, रीजनड डिसीजन। एंड दैट इज द पूरा का पूरा, अगर आप देखो तो टाइप्स ऑफ लॉ हमने यहां पर खत्म कर लिया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ? टाइप्स ऑफ लॉ हो गए क्रिमिनल, सिविल, कॉमन और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब एक काम करते हैं, एक बार पूरा का पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो आज जब हम लोग ने अपनी पढ़ाई शुरू की, हम लोग ने सबसे पहले देखा प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। तो हम लोग ने यहीं से शुरू किया था ना, कि इसके पहले भी कुछ किया नहीं? यहीं से किया। ओके, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। तो हम लोग ने उसमें देखा कि लॉ बनती कैसे है। सबसे पहले एक कमेटी होती, कमेटी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एक बिल पर ड्राफ्ट करती है। इस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में डाला जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, जिसको लोअर हाउस और अपर हाउस बोलते हैं। अपर राजा महाराजा, राज्यसभा तो अपर है वो। लो हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, दोनों एल एल है। ठीक है, अगर ये कॉमन बिल है, ठीक है, मतलब कॉमन बिल मतलब एक ऐसी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करती। लिख देता हूं मैं यहां पर, लिख देता हूं जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए। एक क्लाउड बना देता हूं और क्लाउड में लिख देता हूं, या ये वाला यूज करता हूं, ये अभी तक नहीं यूज किया, ये बढ़िया लग रहा है। सर आपको भी ये हमको बड़ा शौक है भाई रंग बिरंगी चीजों में लिखने का। अगर वो कॉमन बिल है तो भैया ग्रेटर देन 50%। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, देन 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, अब ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, मान लीजिए 50-50% ग्रेटर देन, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन एट 2/3 अप्रूवल मिल गया तो इसको बोलते हैं पास्ट बिल। इसके बाद दिया जाता है प्रेसिडेंट भैया के पास सिग्नेचर के लिए। जैसे ही प्रेसिडेंट सर ने इस पर सिग्नेचर किया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, देन इट बिकम्स द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे ही ये पार्लियामेंट का एक्ट बनता है, इट नीड्स टू बी फॉलोड बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे सिटीजन्स को इसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और वोटिंग प्रोसेस सिर्फ मेजॉरिटी के बेसिस पर होता है। इसके बाद जो टॉपिक आया वो था टाइप्स ऑफ लॉ। जब हम लोग ने टाइप्स ऑफ लॉ पढ़ाना शुरू किया, उसमें सबसे पहले आया क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब वो लॉ होता है, ठीक है, जिसमें आपको पनिशमेंट दी जाती है, इन द सेंस उसमें प्रिजन होता है। इसके अंदर दो कोड्स आते हैं, इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर 1973। अब इंडियन पेनल कोड आपको बताता है एनपीसी, नेचर ऑफ द ऑफेंस, पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस और क्राइम के बारे में। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर आपको बताता है कि वो जो
क्राइम आपने किया उसमें जो पनिशमेंट होगी उसका पूरा डिटेल प्रोसेस। क्रिमिनल लॉ कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करता है? मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी चीजों को। फिर आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ लगता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर्स में। ये कौन से ऑफेंसेस को डील करता है? ये सेटलमेंट ऑफेंसेस को डील करता है, जैसे डिवोर्स, फैमिली सेटलमेंट, फैमिली लॉ, डिलीवरी नहीं हुई गुड्स की, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे सब चीजों पर, ठीक है, छोटे मोटे फ्रॉड। तो यहां पर एम है लॉ का कि जेल नहीं लेके जाना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। फिर आता है सर कॉमन लॉ। कॉमन लॉ इज बेसिकली केस लॉ। इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसको ये वो केस लॉ है जिस पर कोर्ट ने जजमेंट पास किया है। हमारे तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया है कि एक आर्टिकल है 141 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उस केस जैसा अगर कोई दूसरा केस हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आया तो दे विल स्टैंड बाय। स्टेयर डेरिस का मतलब होता है स्टैंड बाय, स्टैंड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो भी सेम जजमेंट देंगे ऑन ऑल 4 लेग्स। अगर फैक्ट्स ऑफ द केस एग्जैक्टली सिमिलर हैं ऑन ऑल 4 लेग्स। उसके बाद लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें भैया हम लोग ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक अच्छा सा नाम लिखते हैं। हम लोग इसका नाम लिखते हैं हैरी पॉटर स्पेल, क्योंकि वैसे भी भैया इसमें जो नाम हूं मैं बड़े भारी भरकम है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का नाम लिखते हैं हैरी पॉटर की स्पेल। तो हैरी पॉटर की पहली स्पेल, इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, मतलब इट इज एज गुड एज फंडामेंटल राइट्स। जैसे फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन के होते हैं, ये 3 भी हर सिटीजन के होंगे। सबसे पहला आएगा नेमो जूडस इन कासाहुआ, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई आदमी अपने खुद के केस का जज नहीं हो सकता। मान लो हम एक्चुअली में जज हैं, क्वालिफाइड जज हैं, लेकिन हम ही ने मेरे ऊपर आरोप लगाया एक मर्डर का, तो हम अपने ही ऊपर मर्डर के आरोप को खुद ही डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है सर हैरी पॉटर की दूसरी स्पेल, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ईच पार्टी हैज अ राइट टू अ फेयर हियरिंग। हर पार्टी के पास राइट है कि उसको फेयर हियरिंग का मौका मिले। एवरी पर्सन हैज द राइट कि उसके लिए एक लॉयर अपॉइंट किया जाए। जब कोई नहीं कर पाते तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपने देखा होगा पिक्चरों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर आदमी को कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है तो उसके लिए कोर्ट एक लॉयर अपॉइंट कर देता है, अनटिल एंड अनलेस वो आदमी खुद ना करना चाहे, सरकारी लॉयर बोल देते हैं उसको। फिर आता है सर रीजनड डिसीजन। रीजन डिसीजन मतलब हर एक आदमी जो कोर्ट में इन्वॉल्व है केस में, ही विल हैव द राइट टू स्पीक, और डिसीजन इस चीज पर देख के किया जाएगा कि एविडेंस उसके अगेंस्ट है कि नहीं। जस्ट बिकॉज सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एक चीज को गवर्न कर रहे हैं, इसके बेसिस पर उसके अगेंस्ट डिसीजन नहीं दिया जा सकता। इट विल बी बेस्ड ऑन एविडेंस ओनली। बोलो, यहां तक नवीन, गौरव, राजू, रमेश, महेश, महक, कविता, कनिष्का, किंजल, यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर? श्वेता, आकांक्षा, विस्मिता, एब्सोल्युटली क्लियर यहां तक सारी की सारी चीजें, ठीक है, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट डे हम लोग एनफोर्सिंग द लॉ से शुरू करेंगे। बच्चों एक बात मैं आपको फिर छोटी सी रिमाइंड कर रहा हूं कि सिर्फ YouTube से पढ़ाई करके आधा अधूरा करके कोई फायदा नहीं है। नया अटेम्प्ट होने वाला है सितंबर का, आपको पता भी नहीं है कि आपकी तरफ क्या फेंकेगा ICAI, या सितंबर में या जनवरी में। टीम ऑफ एक्सपर्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़िए, 300+ ला के इन्हीं बच्चों की तरह अपना फ्यूचर सिक्योर करिए, और ये सब कुछ 50% ऑफ पर पाइए मात्र 9,000 रुपए में। 9,000 रुपए में क्या मिलता है भाई आज के डेट में? एप्पल का एयरपॉड भी नहीं आता 9,000 रुपए में, वो भी 12,000 का पड़ता है। हम तो यहां पर आपका करियर बना रहे हैं, ठीक है, मात्र 9,000 रुपए में। तो सारे महाबलीस के साथ पढ़ना ना भूलिए, और इस चीज का खास ध्यान रखिए कि लॉ के पेपर में सबसे बड़ा डिफरेंस इन्हीं चीजों का होता है, आपकी रिक्वायरमेंट वर्सेस ICAI की, मतलब आपकी डिलीवरी वर्सेस ICAI की रिक्वायरमेंट। सो ऑन दिस नोट मैं आज आपसे
लेता हूं विदा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में पार्ट नंबर 4। आज पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 में जहां डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्रीज ऑफ इंपॉर्टेंस। सो बाय बाय, सी यू, टाटा, शब्बा खैर, गुड नाइट, सी यू, टाटा, बाय बाय। जिस भी टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बाय बाय।